Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, your families, your neighbors, your parents. सबका ध्यान रखना है और अगर किसी को हेल्प की नीड है तो हेल्प करना है, ठीक है. Students, we are moving to the subject SY advertising. In that already last video we had discussed the types of ad agencies. In that we had discussed various types of different ad agencies. Then in again last video we had discussed the agency selection criteria, जिसमें हमने देखा कि इफ़ आई वॉन्ट टू सिलेक्ट वन एजेंसी इन द मार्केट, सो देर आर सम क्राइटेरिया, सो वी शुड फॉलो दैट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी. तो एजेंसी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया. वी हैड डिस्कस दैट. देन नाउ नेक्स्ट we are going to start today, that is maintaining agency client relationship. Okay students, एजेंसी और क्लाइंट दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं ऐड बनाने के पर्पस से, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस मेंटेन होता है, जिसे हम बोलते हैं ना, हर जगह जहाँ भी आप जाते हो और जो भी लोगों के साथ आप रहते हो, उनके साथ रहने के बाद हमारा उनके साथ क्या मेंटेन होता है, रिलेशंस. तो इसमें भी यहाँ पर भी क्या बताया है कि एजेंसी और क्लाइंट का क्या है, रिलेशनशिप है. तो रिलेशनशिप बनता है तो कैसा रिलेशन होना चाहिए. सो हाउ टू मेंटेन एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप. कभी कभी हम शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर के साथ हमारा रिलेशन होता है, कभी कभी शॉपकीपर के साथ हमारा झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो वी आर हियर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंसी एंड client. Client is what here, who is client? So client is a advertiser, those person who want to give the advertisement for their products. Okay, so here is a client, कौन है, advertiser. So the agency client relationship start when the client appoint agency for specific work. ये रिलेशंस कब स्टार्ट होता है, जब एक क्लाइंट मुझे एक, फॉर एग्जांपल आई एम ए क्लाइंट, तो मुझे एक ऐड देनी है तो मैं एक एजेंसी सिलेक्ट करूँगी. तो जब मैंने कोई एजेंसी सिलेक्ट कर ली अपनी ऐड के लिए, तो उस वक्त से लेके मेरा और एजेंसी का रिलेशंस, हाँ, प्रोफेशनल रिलेशंस बोलते हैं, उस रिलेशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है. सो वो कब स्टार्ट होता है, जब मैं एक एजेंसी सिलेक्ट करती हूँ. तो दिस रिलेशनशिप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज एजेंसी प्रोवाइड्स सर्विस टू द क्लाइंट. ये कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक मेरी ऐड बन जाती है, फिर मेरी ऐड डिस्प्ले हो जाती है, या फिर टीवी में आ जाती है, लॉन्च हो जाती है, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट प्रमोशन हो जाता है, तब तक मेरा रिलेशन एजेंसी के साथ चालू रहेगा, ठीक है. सो दिस इज़ द क्लाइंट एजेंसी रिलेशन शुड बी ऑलवेज कॉर्डियल. कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉर्डियल यानी कोऑर्डिनेशन वाला होना चाहिए. फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बोथ पार्टीज हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स. दोनों पार्टी को क्या लेना है, स्पेशल एफर्ट्स लेना है. मैं ऐसे बोलूँगी खाली एक ही पार्टी एफर्ट्स लेगी तो रिलेशंस मेंटेन नहीं होते. कोई भी रिलेशंस के अंदर वन पार्टी खाली अगर ट्राई करती रहे और सामने वाला बंदा अगर उसको सपोर्ट नहीं करता है ना, तो वो रिलेशन कभी मेंटेन नहीं रहता. वो वट एवर द रिलेशन हो, पेरेंट्स का रिलेशन हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का हो, हस्बैंड एंड वाइफ का हो, भाई एंड बहन का हो, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का हो, वट एवर द रिलेशन, सेम एज इट इज़ एजेंसी या क्लाइंट का हो. लेकिन अगर एक पार्टी ही खाली रिस्पॉन्स दे रही है, अनदर पार्टी इज़ नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स टू अदर पर्सन, तो रिलेशन कंटिन्यू नहीं होगा. ओके, सो बी केयरफुल. अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये याद रखना है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप विथ योर एनी पर्सन, एनी फ्रेंड्स, वट एवर द पर्सन, सो दोनों पार्टी का सेम वे में परफॉर्म करना ज़रूरी है.
सो फर्स्ट क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, मेंटेनिंग एजेंसी रिलेशन, ये है ना बहुत इजी पॉइंट है। ये आपको पता भी है क्योंकि हम लोग नॉर्मली हमारा भी मम्मी डैडी के साथ रिलेशंस, भाई बहन का, फ्रेंड्स का, हस्बैंड वाइफ का, कितने सारे रिलेशंस होते हैं हमारे लाइफ में। तो हम सबके साथ रिलेशंस मेंटेन करते हैं ना, तब भी हमें भी ये सब पॉइंट्स यूज़ करते हैं पर्सनल लाइफ में। तो दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट और इसमें कुछ भी नया नहीं है जो ऐसा लगेगा कि ये मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज शुड बी रिमूव्ड क्विकली। मतलब अगर कन्फ्यूजन है तो जल्दी से ख़त्म होना चाहिए और दोनों के बीच में क्या आ जानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, कि वो भी अंडरस्टैंड करे और आप भी अंडरस्टैंड। जब दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते हैं ना, तब भी ही कोई भी रिलेशन कंटिन्यू होता है। देन सेकेंड इज़ अवॉइड कन्फ्यूजन। हो सके तो एज अर्ली एज क्विकली कन्फ्यूजन रिलेशन में से क्या हो जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। कन्फ्यूजन कभी कभी रिलेशन ब्रेक करने के उसमें भी आ जाता है। सो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। देन एजेंसी शुड वर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली फॉर ब्रिंगिंग द सक्सेस टू द एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ क्लाइंट। अब दोनों को सिंसियर रहना है, बट इस पॉइंट के अंदर ज़्यादा करके सिंसियरिटी किसको दिखानी है, एजेंसी को। क्योंकि क्लाइंट तो क्या अपना ऐड दे के चला जाएगा, बोलेगा कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, तो वो जाएगा। लेकिन उसके जाने के बाद सारा उसका वर्क किसको करना है, एजेंसी को। तो ये पॉइंट किसको जाता है प्रॉपर वे में, एजेंसी को। सो एजेंसी शुड वर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। एजेंसी कैसे वर्क करनी चाहिए, सिंसियरली एंड ऑनेस्टली वर्क करनी चाहिए। और दोनों के बीच में बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए क्लाइंट तो चला गया, अभी वो कहाँ देखने आने वाला है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंसियरली वर्क नहीं हुआ। ठीक है, सिंसियरली वर्क और ऑनेस्टली वर्क उसको बोलते हैं कि वो बंदा आपके सामने नहीं है और उसके पीछे आप उसका वर्क कर रहे हो और वो भी सिंसियरली कर रहे हो, तो उसको सिंसियरली वर्क कहते हैं और ऑनेस्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज एंड फॉर इज रेगुलर मीटिंग्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्लाइंट एंड एजेंसी शुड बी अरेंज। और घड़ी घड़ी दोनों के बीच में मीटिंग्स होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट बेचारा दे के चला गया ऐड, तो वो तो बनाने की वेट करके बैठा है, ये लोग तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ना बुला रहे, ना मीटिंग कर रहे, ना वर्क क्या कर रहे उसको बुला के दिखा रहे, कुछ भी नहीं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब दोनों पार्टी वो कम्युनिकेशन में प्रॉपर वे में इन्वॉल्व होते हैं और दोनों बराबर से उसमें प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देन कर्टसी दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए ईगो रखना नहीं है। जहाँ ईगो होता है वहाँ कर्टसी नहीं होता। ईगो और कर्टसी दोनों अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में काम करते हैं। सो क्लाइंट शुड बी ट्रीट द एजेंसी विथ कर्टसी सो दैट ईगो ऑफ एजेंसी इज़ नॉट हर्ट। देखो कर्टसी रखना ज़रूरी है और दोनों पार्टी को ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ईगो को हर्ट करना नहीं है। देखो काम जब देते हैं ना, तो कभी कभी ये भी होता है कि मिस्टेक्स हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, बट उस टाइम पे पेशेंस रख के सामने वाले को हर्ट ना करके शांति से पीसफुली बात करके वो प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो कर्टसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैंने किसी को वर्क दिया तो वो 100% करना ही चाहिए। 100% परफेक्ट तो कोई नहीं है, ट्राई करते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं है ना, तो वो परफेक्शन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए उस वक्त एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होके, एकदम बोलते ना रिलैक्स होके उस पार्टी के साथ बात करनी चाहिए। दैट इज़ कर्टसी। प्रोफेशन विथ रिस्पेक्ट, अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पेक्ट आपको सबको पता है कि ये जो पूरा वर्ड है ना, सबको एक दूसरे को क्या देना है, रिस्पेक्ट देना है। फिर वो स्मॉल चिल्ड्रन हो, सीनियर सिटीजन्स हो या कोई भी हो, किसी को भी पसंद नहीं आता है कि कोई उसे रिस्पेक्ट ना दे। तो द वर्ल्ड में द फर्स्ट थिंग जो ह्यूमन बीइंग को नहीं पसंद है वो क्या है, डिसरिस्पेक्ट। कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, अगर उसके साथ कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो उसे वो पसंद नहीं आता है।
तो जब हम किसी के भी साथ बात कर रहे हैं तो हम रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट ना करें किसी के भी साथ। इज इट क्लियर एवरीवन? सो प्रोफेशन विथ रिस्पेक्ट, हैव फुल फेथ ऑफ एजेंसी अपॉइंटेड। रिस्पेक्ट के साथ एजेंसी को बात करना है क्लाइंट से, और क्लाइंट को भी बात करना है एजेंसी के साथ, तो ही रिलेशंस आगे कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट इज अवॉइड पर्सनल फेवर्स। तो अवॉइड पर्सनल फेवर्स फ्रॉम द एजेंसी, यूज द सर्विसेज ऑफ द एजेंसी फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी। पर्सनल फेवर नहीं करना है। समझो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर एक एजेंसी है, उसका मैनेजर है, वो मेरा रिलेटिव्स है, और मैं वहाँ पर क्लाइंट बन के ऐड देने के लिए गई, तो वो मुझे पर्सनली फेवर करेगा, वो नहीं होना चाहिए। उसको क्लाइंट को वही ट्रीट करना है जो बाकी क्लाइंट के साथ ट्रीट करता है, और प्लस कंपनी के बेनिफिट के लिए वर्क करना है। तो दे शुड वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी, किसी को भी फेवर देना नहीं है। एवरीवन क्लियर अबाउट दिट कि जहाँ पर हम लोग बहुत ऐसे होता है ना, यहाँ मेरी पहचान है, यहाँ मेरा काम जल्दी हो जाएगा, इसको बोलते पर्सनल फेवर। तो हो सके उतना पर्सनल फेवर को क्या करना है, अवॉइड करना है। सो अवॉइड पर्सनल फेवर फ्रॉम द एजेंसी, एजेंसी को पर्सनल फेवर को अवॉइड करना है। देन अगेन द सेम पॉइंट इज डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन हमने अभी लर्न किया, सेम पॉइंट कि डिसिप्लिन तो दोनों को देना है। मैं तो यही कह रही हूँ कि हर किसी को डिसिप्लिन में ही लाइफ जीना है। सो डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी शुड बी मेंटेन इन द वर्क। Progress report on the work assigned should be submitted to the client well in time. Punctuality, why I am talking about here the punctuality, because अगर मैं दे रही हूँ ऐड, तो उस टाइम पे डिसाइड करती हूँ कि मुझे इतने टाइम में ऐड बन के चाहिए। तो क्या लोग कभी कितना भी लेंगे, कभी भी देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक टाइम लिमिटेशन हर चीज़ का है वर्ल्ड में, तो वो टाइम लिमिटेशन के अंदर ही वर्क करके देना है। और वो वर्क की वैल्यू तब भी ही होती है जब वो चीज़ हमें क्या मिलती है, विद इन अ टाइम लिमिटेशन। आफ्टर टाइम डेट के बाद मिलता है, उस चीज़ की वैल्यू बहुत लेस हो जाती है। लाइफ में याद रखना, इसीलिए लोग कहते हैं ना ऑन टाइम काम करना चाहिए। ऑन टाइम क्यों ज़रूरी है कि इससे ही ये पता चलता है कि हमारे में कितना डिसिप्लिन है और हमारे में कितना प्रोफेशनलिज्म है। सो प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन दोनों चीज़ कहाँ से क्रिएट हो जाती है, पंक्चुअलिटी से। हाँ, हर चीज़ ऑन टाइम करने से पंक्चुअलिटी पता चल जाती है। तो एजेंसी को अपने काम में क्या रखना है, पंक्चुअल रहना है। उसने बोला है क्लाइंट को कि भाई इतने दिन में हो जाना चाहिए, तो वो हो जाना चाहिए उसका वर्क। अगर बोला और नहीं माना तो जो वर्ड्स है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती है कुछ भी। और हमेशा एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे मेरे वर्ड की, मैं जो भी वर्ड्स बोलती हूँ उसकी मुझे क्या रखनी है, रिस्पेक्ट रखनी है। ठीक है, वैल्यूज़ रखनी है। और वो वैल्यू तभी होती है जब मैं क्या करती हूँ, ऑन टाइम पंक्चुअलिटी वर्क। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट। Regular performance audit means it is connected to agency, कि भाई maintain regular performance audit from the agency side. This point is related to agency, it's not related to client. So maintaining regular performance audit, it's find out the periodically the impression of the client as regard the services provided. तो ये पॉइंट जो जाता है वो एजेंसी को जाना जाता है। उन्हें ये बताना है कि वो लोगों को कंटिन्यूस और डे टू डे, टाइम टू टाइम, डे टू डे नहीं सॉरी, टाइम टू टाइम उन्हें रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट कर दिखाना है। ठीक है, कि भाई आज इतना काम किया, आज इतना काम किया, आज इतना काम किया, और उसका ऑडिट होता है। तो ये एजेंसी को करना है, और हर एक एजेंसी ये मेंटेन करती है। देन लास्ट इज कंसल्ट क्लाइंट रेगुलरली। कंसल्ट क्लाइंट रेगुलरली, दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट। कंसल्ट क्लाइंट क्या रेगुलरली, मतलब कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर एक बार एक बंदा ऐड दे के चला गया, एक एडवर्टाइज़र या एक क्लाइंट ऐड दे के गया, ऐड देने के बाद में उसको एजेंसी वाले कंसल्ट ही नहीं कर रहे, वो गया,
उसको न बुला रहे, न उसको बता रहे, न उसको कुछ दिखा रहे, न उसका जो भी वर्क हुआ कंप्लीट होने के पहले उसको बहुत बार अलग अलग स्टेप्स में उसको बताना चाहिए कि देख अभी इतना हुआ है, आपको कुछ चेंज करना है, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। बार बार ये चीज़ें क्लाइंट को क्या करनी है, बतानी है। तो बार बार क्लाइंट को कंसल्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की है। अगर एजेंसी क्लाइंट को कंसल्ट नहीं करेगा तो उसकी इमेज वहाँ पर क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और फिर एजेंसी का जो नाम है ना वो ये हो जाएगा कि ये एजेंसी प्रॉपर वे में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। सो एजेंसी की ड्यूटी है टू कंसल्ट क्लाइंट रेगुलरली, टाइम टू टाइम। एक स्टेप्स when one step's work is over, that time agency is responsible to call the clients and to tell them this is your work. If you want to change anything in that, you can tell me, we can change this thing. तो हम उसको बुला के ऐसे बोल सकते हैं। बट अगर ये काम एजेंसी नहीं कर रही है तो नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये शो होता है कि एजेंसी प्रॉपर वे में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रही है। इज़ इट क्लियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू? तो ये बहुत इजी पॉइंट है। नॉर्मली हमारी ये खाली हम यहाँ पर तो हम एजेंसी और क्लाइंट का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी से हम अपना पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं किसी के भी साथ। मैं तो बोलूँ अगर जब रिलेशंस की बात आती है तो फर्स्ट रिलेशन ह्यूमन बीइंग का किसके साथ होना चाहिए, डिवाइन पावर से, वो तो सबको पता है। और सेकेंडली हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। तो वर्ल्ड में तो फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप पेरेंट्स से होना चाहिए, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स हम लोग हैं। तो उनके साथ हमारा रिलेशन प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, ये देखने की ड्यूटी हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनका पेरेंट्स के साथ कुछ खास इतना नहीं रिलेशंस होगा, तो वो ट्राई करेंगे कि फ़र्स्ट मैं किसके साथ रिलेशन मेंटेन करूँ, अपने पेरेंट्स के साथ। उसके बाद में बाकी सारे रिलेशन उसके बाद में आते हैं। ओके, तो रिलेशंस के मैटर में पेरेंट्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। So students, here the maintaining relationship between agency and client is over here. Actually relations के बारे में या फिर एजेंसी और क्लाइंट के बारे में हम 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हमने रिलेशंस पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे रीजंस कि क्लाइंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो उसके क्या क्या रीजंस है। और फिर क्लाइंट टर्नओवर नहीं होना चाहिए, उसके क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम दूसरे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी आर फिनिशिंग हियर द एजेंसी एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। आई होप कि आपको ये समझ में आया है और आप सब लोग इसको क्या करेंगे, अपनी बुक में प्रॉपर वे में राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। Okay students, take care and bye.